नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC24 उत्तर प्रदेश के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि जानते हैं वक्त हो गया है 12 बजे और 12 खबर से आपको अपडेट करने का। हमारे 12 संवाददाता आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बड़ी खबर है उनके जिले की और उनके शहर की। लेकिन पहले इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है जो कि भदोही से है। भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग भागे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग भागे हुए, ये इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। ब्रेकिंग न्यूज हमारी है। भागे हुए हैं, पिछले 24 घंटे ज्यादा का वक्त हो गया है जब तक ये भागे हुए हैं। और भदोही पुलिस ने इनके बेटे जईम बेग को गिरफ्तार किया है, यानी कस्टडी में लिया है। यानी समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग जो कि भदोही से विधायक हैं, वो अभी भागे हुए। ये हमारी इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, जब एक विधायक को भागे भागे फिरना पड़ रहा है। वो भी आरोप उन पर यह लग रहा है कि उन्होंने अपने घर पर एक नाबालिग नौकरानी से काम लिया, और जानते हैं बाल श्रम श्रम के तहत यह अपराध है। और दूसरी बात, उसे उकसाने का भी आरोप लग रहा है, जो हमारा फैक्ट है, जो हमें जानकारी मिली है। हमारे संवाददाता अभिषेक थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है, भदोही पुलिस का क्या कहना है इस बारे में, और क्या जाहिद बेग के बेटे ने भी कुछ बताया, पुलिस को कुछ कहा, और क्या पुलिस को कोई लोकेशन मिली कि जाहिद बेग अभी कहां भागे हुए हैं। चूंकि टेलीफोन लोकेशन के जरिए, एटीएम के लोकेशन के जरिए अब बहुत मुश्किल नहीं है कि किसी का पता लगाना कि वो कहां पर छिपा हुआ है। ये क्लियर बात है। लेकिन ये जानते हैं कि अभी जो जाहिद बेग के बेटे हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है, पुलिस को क्या बताया। हालांकि पुलिस ने इससे मीडिया को दूर रखा है, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन एक विधायक का भागना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उन्हें खड़ा कर रहा है। चूंकि अगर उनके यहाँ कुछ भी हुआ था, उन्हें डटकर सामना करना चाहिए। वो विधायक है, उन्हें डटकर सामना करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन वो और उनकी पत्नी सीधे भागे हैं, और इसीलिए शक की सुई उनके ऊपर आकर टिक जाती है। तो भदोही से हमारे संवाददाता अभिषेक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ गए हैं। अभिषेक, 12 बजे 12 खबर में आप ऑन एयर है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या खबर है। इस अपडेट में खबर ये मिल रही है कि आप ही ने बताया थोड़ी देर पहले कि जाहिद बेग और उनकी पत्नी भागे हुए, कितनी देर से भागे हुए, और पुलिस का क्या कहना है जी अभी। जी, जानकारी यह प्राप्त हुई है कल की ही कि कल से ही विधायक और विधायक की पत्नी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मौके पे पुलिस भी अब हस्तक्षेप कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की वारंट भी जारी करने वाली है भदोही पुलिस। हेलो जी, सौमित्र जी, मेरी बात को सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है राहुल जी? चलो ठीक है, थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर आवाज आवाज आ नहीं रही जा हो पा रही अभिषेक क्या तो इसका हमारी? अपडेट बताइए आप हमारे दर्शकों को। एक और में जी राहुल जी, जानकारी यह मिली है भदोही पुलिस के द्वारा कि विधायक और विधायक की पत्नी लगातार कल से फरार चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद जानकारी के लिए अभिषेक का। सावन, अभी दूसरे हमारे कौन से संवाददाता जुड़े हैं उनके बारे में बताइए। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? हेलो, हाँ इंद्रवीर। आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या हमारी? अरे आपको पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, आप बस बोलिए, अपने रायबरेली की खबर बताइए आप।
इंद्रवीर, आपका माइक म्यूट है। अब मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, आपका माइक जी म्यूट है, इसे अनम्यूट जी कीजिए, फिर जी बोलिए। जी 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 सर, रायबली की जो बड़ी खबर है वो है पुलिस महकमे से। पुलिस महकमे हम्म, को शर्मसार कर देने वाली घटना है। बीते 3 महीनों में रायबली जिलों में जो चोरियां हो रही हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और पुलिस महकमे में अगर बात करें कई थानों की, तो हर थानों में डेली 4-5 घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो चोरियों को दिन ब दिन, चाहे वो रेल कोच है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस ने यहाँ पे रेल कोच का दिया, वो वहां पे चोरियां होना। और उसके बाद जगतपुर थाने में कई लाखों की चोरियां, 15-20 लाख की चोरियां। अभी कल बीते हनुमान मंदिर में बछरावा थाने के तहत आता है, उसमें चोरियां। और इन चोरियों को लेकर के ही उसके बाद एक लूट हो जाती है लालगंज में, जो सराफा व्यापारी को लूट लिया जाता है। उसमें आज ही प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश रायबरेली विजिट करते हैं। उन्होंने एसपी अभिषेक अग्रवाल को 48 आवर्स, सूत्रों की माने तो 48 आवर्स का समय दिया था। यू विल नॉट केस सॉल्व देन, ये सूत्रों की ऐसा कहना है। तो हम आपको, और वैसा हुआ भी, जब सूत्रों का मानना था वैसा हुआ भी। अभिषेक अग्रवाल को ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। एसपी यश, जो सोनभद्र के एसपी रहे, उनको यहाँ पे भेजा गया। अब अभी भी पुलिस की यह हाल है कि पुलिस कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ यानी रही है। बढ़ते और अपराध की वजह से, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं इंद्रवीर, बढ़ते अपराध की वजह से पुलिस के आला कमान को ही बदल दिया गया रायबरेली के, यानी एसपी को बदल दिया गया, और चोरी की घटनाएं रायबरेली में लगातार हो रही। बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सावंत, दूसरे हमारे कौन से साथी जुड़े हुए हैं? धन्यवाद। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, स्वागत है आपका 12 बजे 12 खबर में। प्रतापगढ़ की बड़ी खबर कौन सी है आज की? देखिए राहुल, प्रतापगढ़ से तो खबरें दो बड़ी है, और सबसे बड़ी खबर अगर बिल्कुल। बात करें तो इस समय युवतियों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है प्रतापगढ़ में, एक महेशगंज थाना है और दूसरा थाना पड़ता है फतेहपुर। सबसे बड़ा खेला तो फतेहपुर थाने में हुआ। जिस तरीके से खेला फतेहपुर एसएचओ ने किया है, वो सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ी करता है। क्योंकि 12 तारीख को युवती के साथ स्कूल में घुसकर गन पॉइंट पे उससे जो है मोबाइल छीना जाता है, मारपीट की जाती है, और उसके बाद जिस तरीके से आराम से फरार हो जाते हैं वो बदमाश जो है, उसके बाद थाने तक मामला पहुंचता है। लेकिन थाने में क्या होता है कि एसओ साहब कहते हैं कि आप लोग अपना देख लीजिए। लेकिन जब मीडिया में ये मामला आता है ना, तब जाके सीओ रानीगंज खुद संज्ञान लेते हैं और SC/ST समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं। अब कल दोपहर में तकरीबन 12 बजे के आसपास महेशगंज थाना में एक युवती कोचिंग से लौटती रहती है, और वो साइकिल से रहती है, और दो बाइक सवार आते हैं, युवती को रोकते हैं गन पॉइंट पे। कह सकते हैं एक तरफा प्यार, एक तरफे प्यार में वो युवती के साथ छेड़खानी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला तब आया 4 बजे के आसपास। उस लड़के ने लड़की के माँ को फोन किया और धमकी दिया कि अगर पुलिस में गए तो अच्छा नहीं होगा, जान से मार देंगे तुमको और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी बेटी को। राहुल, यानी बात, ये कौन से पुलिस के अधिकारी हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप लोग अपना देख लीजिए? और क्या ये बात प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को पता चली कि उनके अधिकारी इस इतने लापरवाह हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना देख लीजिए? तो ये क्या आरती उतारने के लिए बैठे हुए हैं क्या? ये क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? ये किस थाने के बिल्कुल इंचार्ज हैं? आ, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एसओ है फतेहपुर, और अभी हाल ही में अच्छा। जो है फतेहपुर से प्रतापगढ़ इनका ट्रांसफर हुआ। आते ही इनको 4 दिन फतेहपुर थाने का, और इनके रहते हुए तकरीबन 2 से 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो इनके ऊपर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। और ये कभी भी पब्लिक से उतने अच्छे रूप से बात नहीं करते। और बात करें एसपी प्रतापगढ़ की, तो जब से आए हैं ये केवल 10 से 2 ऑफिस में बैठते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं निकलते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार चंदौली से आए हुए हैं ये, और 10 से 2 के बाद से कभी क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, और ढंग से तो कभी ये किसी बड़ी पब्लिक से हैरानी रूबरू होती नहीं है होते हैं, जब पब्लिक से हमारे संवाददाता इंटरेक्ट नहीं। ग्राउंड पर ये कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, जो जिला अधिकारी के बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का दूसरा बड़ा अधिकारी है, अगर वो थाने नहीं बैठेगा, ग्राउंड पर नहीं निकलेगा, तो जाहिर सी बात है जो लोग बताएंगे उसे वो पता चलेगा।
तो ये लापरवाही पुलिस अधीक्षक की भी है। जब पुलिस अधीक्षक का एटीट्यूड ये है, रवैया ये है कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं, तो उनके इंचार्ज तो ये कहेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग अपना देख लीजिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है, पुलिसिंग पर ये सवाल खड़ा हो रहा है। धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस जानकारी के लिए। सामान हमारे दूसरे कौन से संवाददाता जुड़े हुए हैं? जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी, बस्ती की आज की अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो कहीं न कहीं बस्ती के राजनीति के गलियारे से होते जो दिल्ली का जो रास्ता तय करता है, कहीं न कहीं ये खबर आज बस्ती से है। और ये इसी खबर को देखते हुए अगर बात की जाए तो बस्ती से लगातार बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके, 2 बार बीजेपी के हरीश द्विवेदी 2014 में रह गए, 19 में रहे। लेकिन कहीं न कहीं इस बार जो सांसद बनने का जो सपना था वो कहीं न कहीं चूकता हुआ उनका नज़र आया हुआ है। जो समाजवादी पार्टी के जो रामप्रसाद चौधरी है वो कहीं न कहीं इस बार जो है सपा से जो है ये अपनी जो है दावेदारी इन्होंने दी थी और जो विजयी होके भी आए हैं। लेकिन बीजेपी ने कहीं न कहीं आपसी जो मतभेद लोगों में जो जनता में भी देखा गया, इनके कार्यकर्ता में भी, पार्टी के लोगों में देखा गया, उसकी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी का जो ये हार है, ये कहीं न कहीं उनको दिल्ली तक हरीश द्विवेदी को नहीं पहुँचा पाया। लेकिन बस्ती के जो 3 प्रमुख मुद्दे थे इस बार बीजेपी के चुनाव में, पहला फैक्टर था बस्ती की शुगर मिल, जो कई सालों से बंद है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो यहाँ के किसान हैं, उनको अगर गन्ना अपना बेचना होता है, तो यहाँ से दूर कई ऐसी चीनी मिलें हैं जहाँ पे वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि बस्ती में 3 प्रमुख चीनी मिलें हैं। लेकिन जो बस्ती सदर की जो प्रमुख चीनी मिल मानी जाती है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए काफ़ी अहम वो चीनी मिल थी और नज़दीक होने की वजह से लोगों को वो आरामदेह था। दूसरा बस्ती का जो प्रमुख मुद्दा था वो रेलवे स्टेशन था। उम्मीद जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तो बीजेपी के हारने के बाद अभी कुछ महीनों पहले यही कह सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने पहले जो भी रेलवे स्टेशन की रोड है, शायद आपको बता दें कि वहाँ के जो गड्ढे होते थे वो 8 से 10-10 फीट के गहरे गड्ढे होते थे। अक्सर गाड़ियाँ वहाँ पलट जाती थी इस तरह, क्योंकि माना जाता है शहर जो होता है, स्टेशन से बाहर अगर कोई व्यक्ति आता है तो शहर के रोड को देख के ये अंदाजा लगा सकता है कि शहर की सुंदरता कैसी है। लेकिन सुंदरता की बात की जाए तो शहर के जो स्टेशन रोड के जो गड्ढे थे वो कहीं न कहीं अब जाके काफ़ी सालों के बाद, 10 सालों के बाद कहीं उसमें भरा हुआ है, उस रोड तो सही हो गई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर बात की जाए तो बस्ती का एक प्रमुख मार्ग है मालवीय रोड। मालवीय रोड की अगर बात की जाए तो जिले के आला अधिकारी बड़े से लेके छोटे तक, यहाँ तक कि मंत्री भी अगर कोई लखनऊ से, दिल्ली से कहीं से गया तो उनको उस रोड से ही जाना पड़ेगा। लेकिन उस रोड की स्थिति में आज आपको अगर रूबरू कराता हूँ तो वो स्थिति इस तरीके से है कि वहाँ के जो गड्ढे हैं वो कम से कम 8 से 10 फीट इतने गहरे गड्ढे हैं कि आए दिन वहाँ पे गाड़ियाँ पलटी होती है, लेकिन किसी की नज़र उस रोड पे हालांकि अभी तक नहीं जा रही है। एक समय ऐसा था जितेंद्र की योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया था गड्ढों को भरने का, और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये सार्वजनिक मंच पर किसी मीटिंग में नहीं, ये बोला था कि गड्ढे भरे जाने चाहिए और एक तय तारीख दे दी थी। लेकिन हकीकत देखिए आज आप बता रहे हैं। ये सावन, क्या अभी हमारे साथ दुर्गेश यादव या अपूर्व पाठक जुड़े हुए हैं? अपूर्व है? अपूर्व, स्वागत है आपका 12 बजे वाला खबर में। अयोध्या जी सर, की धरती से वहां से जी सर, बिल्कुल बता दें कि बीते कल की बात मैं करूं तो एक बहुत बड़ी घटना सामने निकल कर आई है। रामनगरी की घटना है, जो माझा तिउरा क्षेत्र में लोढ़ा ग्रुप के द्वारा जमीनें ली गई थी और वहां पे जो जमीनें किसानों से ली गई थी वो कहीं ना कहीं तरीके से, अगर जो किसान के लोग हैं वो आरोप लगातार लगा रहे हैं कि ये जबरन ली जा रही हैं और इनके जो लोढ़ा ग्रुप के बाउंसर हैं वो लगातार मारपीट कर रहे हैं। वो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पे कोई तत्परता नहीं दिखाई है। किसानों के मतलब कि यानी कि कहें लोढ़ा ग्रुप के पक्ष में आकर किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद लगभग 5 से 6 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अगर बात करें लोढ़ा ग्रुप के पक्ष में, पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जी राहुल, ये क्यों किसान के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही भाई? क्या लोढ़ा ग्रुप के आगे पुलिस सरेंडर हो गई है? जी राहुल, मैं अपूर्व जानना चाह रहा हूँ कि किसानों के साथ आपकी आवाज कट रही है वहां पर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अपूर्व, धन्यवाद सर। आपको बता दें कि पिछले हाँ बोलो, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू।
हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि अभी पिछले दिनों जो सपा के यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे थे, उन्होंने इन किसानों को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की थी। हालांकि इस खबर को आईबीसी 24 ने बड़े ही निष्पक्षता के साथ चलाया था, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से कोई रवैया नहीं आया। प्रशासन की तरफ से केवल एक बयान आया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोढ़ा ग्रुप के आदमी नहीं है, ये वो हेन तेन सारा कुछ कई प्रकार के मामले निकल गए। लेकिन अब जो नया मामला कल निकल कर आया है कि लोढ़ा ग्रुप के बाउंसर के द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन जमीनें ली जा रही हैं, लेकिन इस पे पक्ष में प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हैरानी की बात है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धन्यवाद अपूर्व आपका, और जितेंद्र श्रीवास्तव आपका भी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दुर्गेश क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए, अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिख भी रहे हैं। अभिषेक की आवाज भी आएगी और सुनना भी चाहता है अभिषेक को उत्तर प्रदेश। ये आपके जिले की खबर ये है अभिषेक कि विधायक और उनकी पत्नी भागे भागे फिर रहे, क्यों? जी, विधायक और विधायक की पत्नी कल से ही फरार हैं। उनके बेटे जहीन बेग को पुलिस हिरासत में ले रही है। कल से ही पूछताछ प्रारंभ कर दी गई है और विधायक की गिरफ्तारी की भी वारंट जारी होने वाली है। इन पर आरोप क्या लग रहा है? ये उत्तर प्रदेश जाने थे। आरोप यह है कि जो उनके यहाँ नाबालिग की लाश मिली है, उसके बाद जो एक पीड़िता एक पक्ष मिला है, उनके यहाँ से एक और जो नौकरानी थी, वह आरोप लगाते हुए यह कहा है कि विधायक द्वारा जो मृतिका है उसके भी शोषण किया गया है, एवं जो अभी शिकायत करता है उसको भी शोषित किया गया है। शोषण के कारण ही आत्महत्या को मजबूर होने का कारण रहा। यानी शोषण का आरोप है विधायक जाहिद बेग पर। बिल्कुल। मजदूरी कम देने का भी अभी मामला सामने आ रहा है। मात्र 1000 रुपए प्रति महीने की दर से मजदूरों को उनके यहाँ रखा गया था, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आत्महत्या के राह पर वह मृतिका आ गई, जो फातिमा नाम की। हैरानी होती है अभिषेक, और आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी सुन रहे हैं, जिनको लाखों रुपए चाहिए, जिन विधायकों को, और लाखों रुपए वेतन में मिलते हैं, अगर सब मिला के देख लीजिए, वो अपने घर में काम करने वाले को 1000 रुपए महीना देते हैं। धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। अब सावन की बताइए कि दूसरे हमारे कौन संवाददाता जुड़े हुए हैं? चलिए, दुर्गेश यादव दिख रहे हैं स्क्रीन पर। दुर्गेश, स्वागत है आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश में आपका। ये बताइए कि आप तो भगवान शिव शंकर की नगरी से हैं और देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। आप यहाँ पहली बार आज जुड़ रहे हैं 12 बजे 12 खबर में। आपकी जिले की बड़ी खबर क्या है? चूंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी आने वाला है, बल्कि कल ही है, उसको लेके क्या तैयारियां हैं? और दूसरी बात, बनारस के निचले इलाकों में बाढ़ की कई खबरें हैं, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? जी बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का कल 74वां जन्मदिन काशी वासियों को बड़ा इंतजार रहता है। मैं बताना चाहूंगा कि कल उनका जन्मदिन है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के मैं खुद संसदीय क्षेत्र में हूं और बाबा विश्वनाथ के नगरी से भी आता हूं। तो ऐसे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो यहाँ काशीवासी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जिस तरह से प्रधानमंत्री 2014 में शपथ ली थी और उन्होंने 10 सालों में काफी विकास किया था, उसका भी यहाँ पे एक उदाहरण तौर में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, वहीं पर उनका भव्य तरीके से जन्मदिन मनाने की कवायद भी चल रही है। ऐसे में बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो योजनाएं यहाँ पे हैं वो धरातल पे भी यहाँ पे दिख रही हैं। तो मिला जुला कर प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हो धरातल पर तो दिख ही रही है, जो काशीवासियों को मिली है वो तो और भी काशीवासी खुशी से है। तो यानी कि मिला जुला के जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और यहीं से सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी आज खुद 6 बजे आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ जा रहे हैं। तो वो लगातार यहाँ पे आते भी रहते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करते रहते हैं, बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन करते रहते हैं। वहीं पे बताना चाहूंगा कि आज लगभग 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और यहाँ पे सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और किस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाए उसको लेकर यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं और
यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक भी लेंगे। तो सर्किट हाउस में वो रहेंगे, उसके बाद से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव दर्शन पूजन करेंगे। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके यानी कि अगले दिन जिस दिन प्रधानमंत्री रहेंगे वो प्रधानमंत्री का जिस जन्मदिन रहेगा यानी कि मंगलवार को वो जाएंगे बाबा विश्वनाथ दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद से वहीं पे जो भव्य तरीके से जो उनका जन्मदिन मनाने का प्रधानमंत्री का है वो भी वहां पे देखेंगे। देखने के बाद जिस तरह से दिशा निर्देश भी देंगे, दिशा निर्देश देने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वो खुद यहाँ पे मौजूद रहेंगे केक काटने के लिए। और वहीं पे मैं आपको एक और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा भी अब उफान पे डेंजर लेवल से महज 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रह चुकी है। निचली इलाका भी पूरी तरह से गंगा के जल में समाहित हो गया है। जो बनारस का 84 घाट है, यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, वो पूरी तरह से डूब गया है। यानी कि मिला जुलाकर पूरे घाट की जो सुंदरता थी अब गंगा के जल से वो ढक चुकी है। और जो निचली सतह है, जो निचला सतह है वहां पे भी पानी, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मारुति नगर है, भगवान नगर है, बरुआ जो उसकी सहायक नदी गंगा की कही जाती है, उनके जो तराई क्षेत्र हैं उनमें भी जाके पानी घुस गया है। यानी कि लोग अब जो तराई क्षेत्रों में रहते थे अब उच्च स्थान पे आ रहे हैं। लगातार यहाँ के जिलाधिकारी एस राजलिंगम भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी कर रहे हैं, जो यहाँ के मंडलायुक्त कौशरा शर्मा है वो भी यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। तो मिला जुला के जो बाढ़ का इलाका है, दुर्गेश 2 खबर बताई है, धन्यवाद दुर्गेश। दुर्गेश ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी, जन्मदिन की तैयारी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 2 दिवसीय के दौरे पर वो वाराणसी पहुंचेंगे और जो निचले इलाके हैं, चूंकि खतरे के लेवल पर गंगा जी आ गई हैं, वो सब डूब गए और जितने भी घाट हैं वो सब जलमग्न है। तो इस वक्त आप वाराणसी अगर घूमने के लिए जा रहे हो, खासकर घाट की सुंदरता देखने के लिए जा रहे हैं, तो 1-2 दिन अभी आप रुक जाइए। धन्यवाद दुर्गेश इस पूरी जानकारी के लिए। मोहम्मद इमरान बिजनौर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार हो जाता है लंबा टाइम, क्योंकि 12 बजे 12 खबर है। तो मोहम्मद इमरान, आपके जिले की आपकी सबसे बड़ी खबर कौन सी है? आप हमारे दर्शकों को बताइए, उत्तर प्रदेश को बताइए। देखिए राहुल, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल IBC 24 यूपी यूके ने खबर चलाई थी बिजनौर की, तो उस खबर का असर हुआ है। यहाँ पर जो है पुलिस ने एक्शन में होते हुए नगर पालिका के, धामपुर नगर पालिका के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके उन्हें संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा है और जेल भेज दिया है। क्योंकि एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रही थी। वायरल के बाद पुलिस ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए चारों लोगों को संगीन धाराओं में जेल भेज दिया है। ये जी किस राहुल, मामले में ये पकड़े गए थे ये लोग? खबर जरा, ये IBC 24 पे प्रमुखता से चलाई गई थी, जरा डिटेल में देखिए खबर राहुल, बताइए तो आप। देखिए राहुल, एक युवक नगर पालिका के पार्क में घूम रहा था, जिसको लेकर के इन चारों लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़ के नगर पालिका के हॉल में लिया करके उसे अर्धनग्न करके उसको बेल्टों और चप्पल से पीटा था। और उसको पीटने के बाद उसकी वीडियो जो है वायरल कर दी गई थी। उस वायरल वीडियो को IBC 24 ने प्रमुखता से चलाई और उसके बाद जो है पुलिस ने संज्ञान लेते हुए चारों लोगों के खिलाफ संज्ञान धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और चारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी राहुल, धन्यवाद आपका मोहम्मद इमरान इस जानकारी के लिए। सावंत, जो हमारे दूसरे संवाददाता हैं उनको आप फ्री करते जाइए लगातार। कहां से जुड़े हुए? विजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, आप अपने जिले की सबसे बड़ी खबर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, डिटेल दीजिए। विजेंद्र, जो आप कहना चाह रहे हैं वो तभी हमारे दर्शक और उत्तर प्रदेश सुन पाएगा जब आप अनम्यूट करेंगे। तो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको खुद को। राहुल, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं, आपने हमको जोड़ा। हमारे यहाँ गंगा का जल स्तर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ बाढ़ में 300 गांव बाढ़ के चपेट में है मिर्जापुर में। और जो 37 बाढ़ चौकियां प्रशासन द्वारा बनाई गई है, ये जून से तैयारियां हुई। काफी लेट बारिश हुई, पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। और जो टोंस नदी है और क्या नाम है, पहाड़ों की जो बरसात होकर के जो प्रयागराज से इधर मिर्जापुर की तरफ बढ़ता है पानी, वो काफी रौद्र रूप इस समय गंगा का देखने का मिल रहा है। प्रशासन द्वारा भी 37 बाढ़ चौकियां बनाकर निगरानी की जा रही है। हमारे यहाँ कछवा ब्लॉक हो गया, चुनार ब्लॉक हो गया और उसके बाद नारायणपुर ब्लॉक हो गया। ऐसे 3-4 ब्लॉक है जो कि काफी प्रभावित है। और यहाँ पर जो मझवा ब्लॉक है वो काफी ज्यादा प्रभावित रहता है।
जो गंगा के किनारे के जो इलाके हैं वो डूब जाते हैं और प्रशासन उस पर काफी दिनों से निगरानी कर रही है, क्योंकि मानसून इस बार बहुत लेट से आया। धन्यवाद ब्रजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाढ़ की चपेट की वजह से लोग परेशान हैं और कई खड़ी फसलें भी डूब गई, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। चौधरी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। शहनवाज, अमरोहा की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, अमरोहा से बहुत बड़ी खबर एक सामने आई है, जहां पर जो है नई विवाहित दुल्हन को जो है बताया जा रहा है उसकी जो पति है उसने जो है वो पीट कर जो है अपनी अपनी जो पत्नी है उसको जो है वो मार देता है, जिसके बाद जो है सामने जो कंडीशन ये आई है कि वो दहेज की लेकर जो है अपनी दुल्हन को जो है वो प्रताड़ित करता था। दहेज यानी दहेज के लिए जो है उसको 3 लाख रुपए की मांग करता था और एक बाइक की भी मांग करता था, जिसको लेकर जो है जो मायका वाली जो लड़की वाली जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा गरीब स्थिति है, लेकिन उनकी मांग को पूरी न करने पर जो है वो लड़की जो है अपनी मायका में रह रही थी, जिसको उसका पति जो है उसको वहां से लेकर आ जाता है, जिसके बाद जो है अपने घर पर ले जाकर उसको और बेरहमी से उसको मार देता है। हालांकि जब पुलिस ने इसका जो छानबीन की, जब परिवार के लोग जो है थाने पहुंचे, जिसको लेकर जो है पुलिस ने उन 5 आरोपी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए शहनवाज। देखिए, लगातार हमें खबर उठाती रहनी होगी, जो हमारे ग्राउंड की खबर है, जो हमारे जिले या शहर में हो रहा है उसको बताना पड़ेगा। देखिए, अभी अब IBC 24 की खबरों का असर भी हो रहा है, जैसा कि जितेंद्र ने बताया हमारे साथ। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो ऑफिस से जुड़े हुए हैं। शिवम द्विवेदी, कौन सी बड़ी खबर है आज की लखनऊ की? जी राहुल, लखनऊ की बात करें तो आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 67वां जो दीक्षांत समारोह है वो मनाया जा रहा है, जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कर रही हैं। और इस समारोह में आज 1 लाख छात्रों को डिग्री एक साथ दी जा रही है। और अगर वहीं सियासी गलियारों की बात करें राहुल, तो एक समाजवादी पार्टी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चाचा शिवपाल यादव का नाम नहीं शामिल है। इसमें 20 स्टार प्रचारकों की सूची में सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी हैं, इकरा हसन है, धर्मेंद्र यादव हैं, लेकिन शिवपाल यादव की सूची में कहीं भी जगह नहीं दी गई है। इसके बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इसमें उन्होंने 20 स्टार प्रचारकों की सूची दी है। आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से शिवपाल यादव को किनारा कर दिया गया है, उनको जगह नहीं दी गई? जी बिल्कुल, शिवपाल यादव को फिर से एक बार साइडलाइन किया गया है। इसके पहले जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात चली थी तब भी शिवपाल यादव का नाम सामने चल रहा था, लेकिन तब भी माता प्रसाद पांडे को यह दायित्व दे दिया गया था। और एक बार फिर से 20 स्टार प्रचारकों की सूची में भी शिवपाल यादव को कोई भी जगह नहीं दी गई है। मैं इसमें देख रहा हूँ ये सूची, कल आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था शिवम, इसमें पुष्पेंद्र सरोज जो कि अभी युवा है बहुत, और प्रिया सरोज जो ये दोनों बहुत युवा हैं, 25-25 साल इनकी उम्र है, इनको पहली बार के सांसद हैं। हाँ, पहली बार के सांसद हैं और इतने अनुभवी पार्टी के सदस्य हैं शिवपाल यादव, तो उनको इसमें जगह नहीं मिल पाई है। तो एक बार फिर से यह है कि क्या कहीं फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी में आपसी मतभेद खुलेआम देखने को मिल रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, हम मीडिया वाले ये सवाल उठाने लगते हैं गाहे बगाहे। देखिए, इसके पीछे की वजह भी है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में किसी का रोल रहा है तो शिवपाल सिंह यादव का रहा है। उन्होंने खड़ा किया उस पार्टी को। और ठीक है, नेता प्रतिपक्ष में कुछ समीकरण हो सकते हैं, लेकिन अब बताइए, स्टार प्रचारकों की सूची आई, उसमें युवाओं को तरजीह दी गई, जगह दी गई है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को पत्ता काट दिया गया, उनका नाम नहीं है। हालांकि देखिए, समाजवादी पार्टी वैसे कोई बहुत मजबूती से वहां नहीं लड़ रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपने चाचा को साइडलाइन कर दिया। ये दिखा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में हैसियत क्या है। और कौन सी रिपोर्टर है सावन? चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 बजे 12 खबर में तो IBC 24 पर लगातार जैसे ही बजते हैं 12 दोपहर के, आप जुड़ जाइए। आपके जिले की, आपके शहर की मिलेगी पूरी खबर। धन्यवाद, नमस्कार।